Hello बच्चों, our today's topic from adsorption and colloids is application of adsorption. Guys, this is the last topic from the adsorption section only, क्योंकि ये चैप्टर तीन पार्ट में बटा हुआ है. वन इज़ एडजॉर्प्शन, दूसरा है कैटालाइसिस एंड तीसरा है कोलाइड्स. अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन का ये आखिरी टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन. इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कैटालाइसिस. अब कैटालाइसिस यानी क्या? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस बाय एडिंग अ कैटालिस्ट. अंडरस्टूड ना? आपको तो पता ही है रोल क्या है कैटालिस्ट का. इट स्पीड अप द रिएक्शन. कैटालिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन, करेक्ट ना? अब कैटालाइसिस के दो टाइप हैं. एक तो है एडजॉर्प्शन होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड सेकेंड वन है हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस. ओके, कितने टाइप है कैटालाइसिस के? दो टाइप, homogeneous and heterogeneous. Now these two types are actually based on the phase of the reactant and the catalyst. Understood? These two types of catalysis depend upon the states of matter in the form of reactant and state of matter in the form of catalyst. अगर reactant and catalyst same phase में है, maybe the reactant and catalyst present in a solid state or maybe all in liquid state or maybe all in gaseous state, तो उस टाइप के कैटालिसिस रिएक्शन को कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस. एंड अदर वन इज़ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, जहाँ पे द स्टेट ऑफ मैटर इज़ डिफरेंट. आई मीन रिएक्टेंट होगा अगर गैस तो कैटालिस्ट होगा सॉलिड या फिर लिक्विड. रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटालिस्ट होगा मे बी गैस और सॉलिड. Like that only the catalyst and this one reactant molecule are not in same phase. That is said to be the heterogeneous catalysis. Now why I am explaining the catalysis? Because यहाँ पे हमें catalysis में we are going to actually understand the role of adsorption in heterogeneous catalysis. Understood? The role of adsorption in heterogeneous catalysis. अब मैंने कहा heterogeneous catalysis यानी क्या? It is a catalysis process where reactant and the catalyst are not in same phase, are not in same states of matter. Understood? See the example of heterogeneous catalysis. See here, in heterogeneous catalysis adsorption play the important role. अब वो कैसे? See, for example, iron Fe is used as a catalyst in manufacturing of ammonia. देखो गाइस, अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए दो गैस यूज़ किया जाता है. वन इज़ नाइट्रोजन गैस एंड अदर वन इज़ अ हाइड्रोजन गैस. हाँ, सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होके अमोनिया प्रिपेयर होता है. अंडरस्टूड? अब उसका रिएक्शन एक्चुअली क्या है? N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इट गिव्स 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ Fe. Fe इज़ अ कैटालिस्ट ओवर देयर, तो एरो पे Fe लिखा होगा एंड देन प्रोडक्ट 2NH3. अब आप इफ़ यू इमेजिन दैट द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट ओनली, हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में है, बट कैटालिस्ट जो है Fe प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट. तो दोनों अलग हो गए. रिएक्टेंट तो गैस फेज में है बट कैटालिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ Fe. Nitrogen and hydrogen adsorbed on the surface of Fe only, and then after further reaction will takes place. So that's why adsorption play over here important role. Same way platinum in the preparation of H2SO4. H2SO4 may be platinum के ऊपर for the preparation of H2SO4 the reactant molecules are actually adsorbed on the surface of platinum, where reactant molecule and the platinum both are in different phase. Hydrogenation of oil यानी addition of hydrogen actually. Finely divided nickel is used as a catalyst over there. Okay, अब oil है लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल लिक्विड स्टेट, एंड उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड किया जाएगा तो दैट इज़ इन गैसियस स्टेट, और वो एक्चुअली होता है ऑन द सरफेस ऑफ निकल. निकल इज़ अ सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर. अंडरस्टूड? तो कैटालिस्ट हो गए यहाँ पे सॉलिड स्टेट में एंड द टू रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट एज वेल एज इन अ लिक्विड स्टेट. वो जो गैस एंड लिक्विड स्टेट का जो रिएक्टेंट है वो एड्जॉर्ब किए जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ अ कैटालिस्ट एंड देन फर्दर reaction will proceed. So adsorption play a important role over here in heterogeneous catalysis. Understood guys? जब तक adsorption नहीं होगा further reaction होनी ही नहीं है. Understood? So that's why catalyst जब तक हम लोग नहीं ऐड करेंगे, but obvious यहाँ पे कैटालिस्ट का रोल क्या है? कैटालिस्ट एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सरफेस एरिया फॉर द एड्जॉर्प्शन, एंड वंस द एड्जॉर्प्शन इज डन देन फर्दर केमिकल रिएक्शन. अगर हमने कैटालिस्ट ही नहीं डाला तो प्रॉपर सरफेस एरिया नहीं मिलेगा फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, एंड देन आफ्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो डाउन, एंड
That's why here adsorption play important role, especially in case of a heterogeneous catalysis. Understood guys? Now the second one is gas mask. You may aware of the gas mask maybe कि coal mine में वगैरह जो worker or all the staff working, they used to put a mask. Okay, अब mask में क्या होता है, generally it is a device consist of a activated charcoal. Understood? Activated charcoal और a mixture of adsorbent. डिफरेंट मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट रहेंगे. अब सिलिका हो सकता है, वहाँ पे एल्यूमिना हो सकता है, ये मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट होंगे या फिर एक्टिवेटेड चारकोल. अब ये एक्चुअल में हेल्प क्या करेगा? इट इज़ यूज फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू अवॉइड इनहेलिंग ऑफ अ पॉइजनस गैस, बिकॉज कोल माइंस में डिफरेंट पॉइजनस गैस माइनिंग करते हुए निकल आएंगे और वो पॉइजनस गैस की इनहेलेशन रोकने के लिए the person who's working over there used to put a mask on their face. अब वो उससे क्या होगा, whatever the absorbing material present in that mask only they use to absorb the gases. Understood? And that's why जो dangerous inhalation होता है of dangerous gases only वो prevent हो सकता है. So the gas also actually works on the adsorption process only. Next one is the control of humidity, the third one. Now here humidity यानी क्या बच्चों? The presence of a moisture or you can say water vapor in the atmosphere. Okay guys, the presence of moisture or you can say the water vapor in the atmosphere that's said to be the humidity. अब sometimes किसी season में humidity factor बहुत बढ़ जाता है, and if the humidity increases, what happen? The heat is also increases of that particular surrounding area. Understood? Humidity बढ़ती है तो heat भी ज़्यादा बढ़ जाती है. अब उससे रोकने के लिए क्या करेंगे? जनरली द सिलिका यानी SiO2 गाइस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको सिलिका कहते हैं. एंड एल्यूमिना यानी Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूमिना कॉमनली. तो अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सिलिका और एल्यूमिना जेल यूज टू स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर. जैसे ही वो स्प्रेड करेंगे, these are the good absorbing materials, so they used to absorb the moisture from the atmosphere only. सराउंडिंग एरिया में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे. अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया यानी बट ऑब्वियस ह्यूमिडिटी लेवल कम हो गया, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल कम हो गया तो नेचुरली हीट जो हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो भी कम हो जाएगी. सो द डिफरेंट पर्पजेज आर देयर एक्चुअली. ह्यूमिडिटी के साथ वहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है इन द सेंस. अंडरस्टूड? सो हियर the humidity also is controlled with the help of adsorbing material by spreading that adsorbing material into the surrounding area or into the atmosphere that used to absorb the moisture, and as such the humidity is controlled. Understood? Now the fourth one is production of a high vacuum. Now guys, vacuum यानी क्या? Vacuum means presence of a no gas. Understood? So अगर किसी चैम्बर में वगैरह अगर हमें वैक्यूम क्रिएट करना होगा तो क्या होगा, करना पड़ेगा? We need to पुट एड्जॉर्बिंग मटेरियल ओवर देयर. पहले तो जो भी गैसेस है उसको सक्शन पंप से निकाल देना है, एंड देन आफ्टर पुट द एड्जॉर्बिंग मटेरियल टू रिमूव दी वॉट एवर ट्रेसेस अमाउंट ऑफ गैसेस मे प्रेजेंट ओवर देयर. अंडरस्टूड? अब वो प्रोसेस कैसे की जाती है? देखो, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन. बराबर, एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सो टेम्परेचर लोअर कर दो एट ए गिवन प्रेशर, द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस increases on a charcoal powder. Here specific example is given. Charcoal powder is adsorbent and gas are the adsorbate. By using this principle, high vacuum can be obtained by the adsorption. अब जनरली वो किस तरह से वर्क करेंगे? सी हियर, अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप. एक वेसल होगा जहाँ पे वैक्यूम पंप भी अटैच होगा, इज़ कनेक्टेड टू द अनदर वेसल, कनेक्टेड टू द अनदर वेसल कंटेनिंग कोकोनट चारकोल. अ वेसल containing a vacuum pump and that is connected to the another vessel containing charcoal, activated charcoal. Here activated charcoal is a adsorbent. Cooled by the liquid air, the charcoal absorb traces of air or moisture to create the high vacuum. Understood? पहले ये evacuated vacuum pump ऑपरेट करेंगे जो कि वॉट एवर गैस होगा वो सक्शन कर लेगा, एंड वॉट एवर ट्रेसेस अमाउंट ऑफ गैसेस आर देयर that will be adsorbed by the activated charcoal or the coconut charcoal present over there only. Understood? So यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जो भी गैस होंगी वो एड्जॉर्ब कर लेगा बाय द चारकोल, एंड वहाँ पे सराउंडिंग एरिया जो भी चैम्बर होगा या फिर वेसल होगा वो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होगा. सो फॉर द क्रिएशन ऑफ वैक्यूम ऑल्सो
एड्जॉर्प्शन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल, जहाँ पे एड्जॉर्बिंग मटेरियल रखेंगे टू एड्जॉर्ब द गैसेस एंड द हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड ओवर देयर। नाउ द नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। गाइज ये टॉपिक शायद से आपके लिए लिटिल बिट नया होगा, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, जहाँ पे एक प्रोसेस आपको समझनी होगी, टाइट्रेशन प्रोसेस, टाइट्रेशन मेथड। ओके, अब टाइट्रेशन में किया जाता है कि एक आपके पास वेसल होगा जिसमें एक सोल्यूशन होगा, एक लंबी सी ट्यूब होगी जो कि स्टैंड के ऊपर, ब्यूरेट कहते हैं उसको, जो स्टैंड के ऊपर रखी होगी ऑन द डेफिनेटली इट प्लेस्ड ऑन ब्यूरेट स्टैंड ओनली, अंडरस्टूड। अब आपके पास जो सोल्यूशन है 10 ml 20 ml 30 ml ऐसा सोल्यूशन लेना पड़ता है हमें, और उसमें एक इंडिकेटर ऐड करना होता है जो कि कलर इम्पर्ट करता है, अंडरस्टूड। ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ क्योंकि मे बी आपको नहीं पता ये एज अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वर नॉट देयर एक्चुअली, तो ये प्रैक्टिकल 11th स्टैंडर्ड में है, अंडरस्टूड। इसको टाइट्रेशन कहते हैं या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या कि जो आपके पास सोल्यूशन है, तो 10 ml लेना है आपको, उसमें 1 और 2 ड्रॉप इंडिकेटर ऐड करना है, एंड देन आफ्टर आपको वो ब्यूरेट सोल्यूशन में से सोल्यूशन रिलीज़ करना है इनटू दैट वेसल विच डू हैव दैट सेकंड सोल्यूशन अलॉन्ग विद द इंडिकेटर, जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते जाओगे, तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, मे बी सोल्यूशन कलरलेस है, तो फिर वो कलरलेस सोल्यूशन कलर्ड सोल्यूशन में पर कंप्लीट टर्न हो जाएगा। वंस यू विल बी गेटिंग अ कांस्टेंट कलर, तब आपको वो प्रोसेस स्टॉप करनी है, वो एक्सपेरिमेंट स्टॉप करना, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कलर डेवलप हो गया मतलब रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप हो गई, फर्दर रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल ओवर देयर, दैट प्रोसेस इज टाइट्रेशन। ओके, अब टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, देन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। यहाँ पे जो हम लोग मेथड समझने वाले हैं दैट इज़ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। गाइज अगर आपको टाइट्रेशन के बारे में डिफ़िकल्टी है तो यू कैन गो ऑन अ यूट्यूब के ऊपर टाइट्रेशन डाल दो, टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड NaOH ऐसा डाल दो, तो यूल बी गेटिंग अ डिफरेंट वीडियोज़। तो शायद वो मेथड किस तरह से फॉलो की होगी, तो मे भी आपकी विजुअल इफेक्ट नहीं आता होगा एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो आप यूट्यूब पे जाके एक सर्च मार लो, तो शायद से आपको टाइट्रेशन के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाए कि किस में तरह से वो मेथड की जाती है और किस तरह से चेंजेस होता है कलर में, अंडरस्टूड। जहाँ पे एक मटेरियल ऐड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, बाय चेंजिंग द कलर इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द टाइट्रेशन का एंड यानी एंड ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली एज आई सेड we are going to discuss the precipitation titration. So here the adsorption is used to detect the end point of the precipitation titration. Adsorption method is used to detect end point यानी end of the reaction of the of precipitation titration, जहाँ पे dyes such as eosine फ्लोरोसिन आर यूज एज इंडिकेटर, जो डिफरेंट डाइज है जो इम्पर्ट करेंगे द डिफरेंट कलर वो यूज़ करेंगे। सी हियर द एग्जाम्पल NaCl एंड AgNO3, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टिंग टू फॉर्म AgCl का PPT है वाइट, ओके, और PPT यानी प्रेसिपिटेड यानी अनडिजॉल्व पार्टिकल, यानी जो भी AgCl फॉर्म होगा वो वाइट कलर में है, यहाँ पे वाइट PPT मतलब, प्लस NaNO3। व्हेन क्लोराइड आयन आर ओवर फ्लोरोसिन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द वाइट AgCl, जब आप AgCl है फ्लास्क में और आप NaCl ऐड कर रहे हो सोल्यूशन प्यूरेट में से, तब धीरे धीरे क्लोराइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तब क्या होगा, द फ्लोरोसिन विल गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ AgCl यानी वहाँ पे प्रोडक्ट है PPT, एंड रेड कलर इज डेवलप्ड। जैसे ही रेड कलर डेवलप हो जाएगा ऑन द PPT, दिस कलर चेंज फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश पिंक इज ऑब्जर्व एट दी एंड पॉइंट। तो रेड जैसे ही जो कलरलेस है या फिर वाइट कलर है उसका पिंक कलर में या फिर रेडिश पिंक कलर में कन्वर्जन हो गया, मतलब यहाँ पे समझ लिया जाएगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, नो फर्दर रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल we were added we have taken initially, all are get consumed, understood, all get consumed over there, and that's why no further reaction will be taking place over there. So adsorption process यहाँ पे भी यूज़ की जाती है, जहाँ पे इंडिकेटर adsorb होगा on the surface of the different PPT, and then we conclude that the titration is over or the reaction is over, understood. So titration में भी adsorption का रोल है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। नाउ इनर्ट गैसेस यानी बच्चों नोबल गैसेस। नोबल गैस कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस, अ मिक्सचर ऑफ अ नोबल गैसेस, डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब ऑन द डिफरेंट एक्सटेंट।
हर एक गैस का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अलग अलग है, यानी डिफरेंट एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, कोई जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा, कोई वन गैस विल एड्जॉर्ब later on, means the rate of adsorption will be different. Now due to this selective adsorption principle, gas can be separated on the coconut charcoal. अब हमारे पास समझ लो एक चेंबर है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब सारे हमें सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वी हैव टू पुट द एक्टिवेटेड चारकोल इन दैट वेसल ओनली। एक्टिवेटेड चारकोल सेपरेटली एड्जॉर्प्शन करके गैस को absorb करेगा, and during that process only we can say that the noble gas get separated, because each and every noble gas do absorb at a different rate। यानी पहला हीलियम पहले absorb हो जाएगा, उसके बाद नियॉन absorb हो जाएगा, उसके बाद अदर गैस लाइक आर्गॉन absorb हो जाएगा, like that only ये सेपरेशन होगा। नेक्स्ट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये भी आपके लिए नया है बच्चों। आप 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट, जहाँ पे ओर का यूज़ किया जाता है टू गेट द मेटालिक सब्सटेंस। मेटाल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ओर से करते हैं। अब ओर यानी क्या, इट इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ मेटल along with the different impurities, understood? और यानी it is a combined form of a metal along with the different impurities। impurity यानी unwanted material, हाँ। और ओर जनरली मिलता है हमें माइनिंग से, अर्थ क्रस्ट में माइनिंग करने से हमें वो डिफरेंट ओर्स मिलता है। हर एक एलिमेंट का, हर एक मेटल का एक्चुअली ओर होता है, ओके। अब यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होगा, जनरली सल्फाइड ओर के लिए, यानी जिस ओर में या फिर जिस मेटल के साथ सल्फाइड होगा उसको सल्फाइड ओर कहा जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड, ZnS का नाम एक्चुअली है नेचुरली अकरिंग जिंक इज़ नोन एज जिंक ब्लेंड। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, बट उसका नाम एक्चुअली अगर नेचुरली ZnO मिलता है इन द अर्थ क्रस्ट, सो इट इज़ सेड टू बी जिंसाइट, अंडरस्टूड गाइस? तो ये ऐसे ओर के नाम होते हैं। अब यहाँ पे सल्फाइड जो ओर है इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका and other earthy matter यानी unwanted material using pine oil as a frothing agent। फ्रोथ यानी फोम, फ्रोथ फॉर्म होना यानी फोम। जैसे आप किसी कोई सोप सोल्यूशन या फिर शैम्पू वाटर में डाल दोगे और अगर आप उसको स्टर करोगे तो यानी झाग निकल आएगा, सो दैट झाग इज़ द फोम और यू कैन से फ्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर है जो कि सिलिका के साथ मिक्स किया जाएगा, तो वहाँ पे अदर अर्थी मैटर यूज़ पाइन ऑयल एज अ फ्रोथिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पाइन ऑयल। अब हाइड्रोफोबिक यानी क्या बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन दी एड्जॉर्प्शन ऑफ और टूवर्ड्स दी वाटर या फिर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी वाटर, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर देयर, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी those substance which attracted towards the water or dissolve in a water are known as hydrophilic, and hydrophobic यानी repelled by the water molecule, the substance which are repelled by the water molecule, that is called hydrophobic। ऑयल है तो बट ऑब्वियस वाटर में तो वो रिपेल ही करेगा, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो हियर हाइड्रोफोबिक पाइन ऑयल एड्सॉर्ब द सल्फाइड ओर विच इज़ टेकन अप इन द फ्रोथ। तो सल्फाइड ओर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सल्फाइड ओर होगा ये एड्जॉर्ब किया जाएगा ऑन दी पाइन ऑयल, वॉट एवर ऑयल होगा इन दैट होल मिक्सचर, जिसमें और जो है मेटालिक और ये एड्जॉर्ब किया जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ अ पाइन ऑयल ओनली। सो हियर इन शॉर्ट दिस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज इन्वॉल्व टू सेपरेट दी ओर फ्रॉम इट्स अर्थी मैटर, यानी अर्थ मैटर जो है वो मिक्सचर में या फिर वाटर, पाइन ऑयल ये सब रहेगा उसमें, तो उसमें सेटल डाउन हो जाएगा, फिर में भी डिजॉल्व होगा। ओनली ओर गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ पाइन ऑयल, और वो फिर पाइन ऑयल झाग फॉर्म करेगा और वो झाग या फिर फ्रोथ हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से वो सेपरेशन होगा। सो दैट इज़ द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। गाइस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक 11th में ही हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर, डिफरेंट चैप्टर्स आर देयर। सो हियर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये एक टेक्निक है प्यूरिफिकेशन, अंडरस्टूड? प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन। कंपाउंड को सेपरेट करना, कंपाउंड को प्यूरिफाई करना, कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड या फिर अननोन कंपाउंड है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है। एंड बेसिकली दिस टेक्निक इज़ 100% बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन। ये टेक्निक पूरी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में 2 फेज़ कहा जाता है, 2 फेजेस। एक तो होता है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा होता है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ यानी जो सब्सटेंस स्टडी रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, फिक्स पोजीशन में,
एंड मोबाइल फेज़ यानी वो जो सब्सटेंस है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। अंडरस्टूड। समझ लो कि हमारे पास एक प्लेट है जिसमें कि हमने एक प्लेट के ऊपर लेयर ऑफ सिलिका बना दिया। सिलिका इज़ अ गुड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, हाँ, सिलिका दैट इज़ SiO2, और वो हमने प्लेस कर दिया इन्वर्टेड पोजीशन में वो प्लेट इन द वाटर। तो फिर वाटर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका। तो वहाँ पे सिलिका जो प्लेट हो गई वो स्टेशनरी फेज और वाटर मॉलिक्यूल हो गया मोबाइल फेज। तो इस तरह से दो फेजेस होते हैं इन द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज़ बेसिकली और 100% बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, जो कि यूज़ की जाती है फॉर दी आइडेंटिफिकेशन, फॉर सेपरेशन एज वेल एज फॉर दी आइडेंटिफिकेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, एंड वन मोर इज़ देयर फॉर द प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हियर इट इज़ बेस्ड ऑन सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सोल्यूशन यूजिंग पाउडर एड्जॉर्बेंट सच एज सिलिका, एल्यूमिना, जो मैंने कहा स्टेशनरी फेज है, एंड इट हैज़ सेवरल एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो इन इंडस्ट्री में या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो सेपरेशन होता है थ्रू द क्रोमेटोग्राफी टेक्निकली, और इंडस्ट्री में जनरली फार्मा इंडस्ट्री में गाइस जो हमारे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, टैबलेट्स, सिरप एंड एवरीथिंग जो टेस्ट की जाती है, तो फाइनल टेस्ट एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी मेथड से ही की जाती है टू आइडेंटिफाई द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर कैटालाइसिस इन द एड्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। थैंक यू।